तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ। इसके पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रखी है। तो जिन भी बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर जाके देख लेगा, क्योंकि सभी जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। और जब हमें क्वेश्चन आता है तो कंबाइंड वे से भी ग्राफ आ सकता है। और कह सकते हैं कि सभी चीज़ों का एक दूसरे से एक रिलेशन है। ऐसा नहीं है कि अगर हमें एक आ जाएगा या एक नहीं आएगा तो दूसरा डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं बच्चों। हमें एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। और एक मोशन के बारे में अगर हमें सारी चीज़ें जाननी है तो हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, ये सब कुछ के बीच में क्या रिलेशन है और क्या कैसे एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जाननी होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ। अब इसमें जो मैंने पहला ग्राफ बनाया है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, और बहुत सारे बच्चे तो ये समझ भी पा रहे होंगे। हाँ, किसी के मन में ये अगर डाउट जा रहा है, जो कि पिछले वीडियोस को देख करके ऐसा लग रहा होगा ग्राफ को देख के कि ये रेस्ट कंडीशन का ग्राफ है। मुझे पता है ये सभी बच्चे ऐसा दिमाग में ला रहे होंगे कि पोजीशन में तो चेंज ही नहीं हो रहा है, ग्राफ तो पैरेलल हो गया है, ये रेस्ट कंडीशन की ग्राफ है। तो ऐसा नहीं बच्चों, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है और ये लाइन पैरेलल हो जाती है तो उस केस में हम लोग रेस्ट कंडीशन कहते हैं। बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है, ये ध्यान से देखिए, एक्सिस को समझना ज़रूरी है। इसमें जो है वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा होगा स्पीड है और एक्स एक्सिस पे टाइम दिख रहा होगा। तो ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल हो जाती है तो उस केस में हम लोग कह देते थे कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट कंडीशन में। बट यहाँ पे रेस्ट कंडीशन में नहीं है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे इस ग्राफ का मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है। देखिए, स्टार्टिंग में भी स्पीड की कुछ वैल्यू रही होगी, भाई यहाँ ओरिजिन से कुछ ऊंचाई पे है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो स्पीड आप देख रहे हैं कि ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, हाइट में कोई गेन नहीं हो रहा है, ग्राफ पैरेलल बना हुआ है। यानी ये क्या बताता है कि स्पीड, जो भी स्पीड रही होगी, मैं मान लेता हूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रही होगी, तो आप देख रहे हैं कि वही स्पीड यहाँ पे भी है, वही स्पीड यहाँ पे भी है, वही स्पीड यहाँ पे भी है। यानी स्पीड वही रिमेन्स जो है कांस्टेंट कंडीशन में है। तो अगर स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट के पास, गाड़ी चल रही है, उसके पास स्पीड है 40 किलोमीटर की, तो आप उसको रेस्ट थोड़ी ना बोल देंगे। स्पीड किसके पास होती है? स्पीड उसके पास होती है जो मोशन कर रहा होता है बच्चों। स्पीड उसके पास होती है जो मोशन कर रहा होता है। जो रेस्ट पे होता है उसकी स्पीड तो जीरो हो जाती है ना बच्चों। तो ये रेस्ट कंडीशन पे नहीं है। अगर मैं रेस्ट कंडीशन पे तब इसको कहता, अगर मैं ये ग्राफ में स्पीड की जगह पे यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता तो डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता, और उस केस में हम लोग रेस्ट कंडीशन बता देते, स्पीड जीरो बता देते। लेकिन यहाँ पे ये रेस्ट कंडीशन नहीं है, मोशन हो रहा है और एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है। तो अभी एक कैसा मोशन हो रहा है? एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये कांस्टेंट स्पीड से मोशन हो रहा है। और ये मोशन देख के कैसा पता चलता है भाई? कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रेवल होना। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का मतलब क्या है कि हर घंटे वो 20 किलोमीटर ही ट्रैवल करने वाला है। तो अगर हर घंटे वो 20 किलोमीटर ही ट्रैवल करेगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये मोशन कैसा हो रहा होगा? यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा। तो ये मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि पिछली बार डिस्टेंस वाले में इस तरह से इंक्लाइंड वे में जाता था, तब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। लेकिन यहाँ पे पैरेलल है तब भी यूनिफॉर्म मोशन है। तो क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये आपको समझना होगा बच्चों। मेमोराइज करना भी होगा, और मेमोराइज करने के साथ साथ इसको समझना होगा, इसको बैठाना होगा दिमाग में। तो स्पीड टाइम ग्राफ ये आप काफ़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि स्पीड अगर कांस्टेंट है, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर उसी पे रुका हुआ है, तो हर घंटे अगर गाड़ी का कांटा जो है 20 किलोमीटर पे रुका हुआ है, यानी वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, तो अगले 1 घंटे में भी 20 ही ट्रैवल करेगा, क्योंकि कांटा तो बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब 20 जो है उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड है।
तो अगर ऐसा मोशन होगा तो उसी को तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं बच्चों। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो पहला केस हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए कुछ दूसरे केसेस को भी देखते हैं। तो बच्चों ये हम लोगों का जो सेकंड केस है, सेकंड ग्राफ है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो कई लोग इसको यूनिफॉर्म मोशन जैसा समझ रहे होंगे, लेकिन बच्चों ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, ये कैसा मोशन हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पीड जो है लगातार इंक्रीज होती जा रही है। हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे तो स्पीड बढ़ती जा रही है। तो बच्चों जिसकी स्पीड बढ़ रही हो, शुरू में तो उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया 1 घंटे में, लेकिन बाद में जो है उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया 1 घंटे में, उसके बाद उसने 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया 1 घंटे में। तो इक्वल डिस्टेंस कहाँ ट्रैवल हो रही है, यानी ये मोशन यूनिफॉर्म तो नहीं है, ये मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ये मोशन कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो पहला चीज़ हम लोगों को इससे ये पता चला कि ये मोशन कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि ये पता चला कि स्पीड जो है लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और स्पीड का बढ़ना, बच्चों स्पीड का बढ़ना क्या होता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। याद होगा आप लोगों को, स्पीड में अगर चेंज होता है, बढ़ना या घटना दोनों ही, तो स्पीड में अगर चेंज हो रहा होगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन, उस मोशन को कहते हैं एक्सीलरेटेड मोशन। और स्पीड में चेंज को डिनोट करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे कैसा मोशन हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। बट एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो मान लीजिए किसी की रफ्तार 20 किलोमीटर रही होगी, 1 घंटे में वो 40 हो गया, यानी 20 का इंक्रीज हुआ, तो अगले 1 घंटे में भी 20 का ही इंक्रीज होगा और वो 40 से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन ये मिलता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, लेकिन एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो गया कि स्पीड में जो चेंज हो रहा है वो यूनिफॉर्म है। 20 से 40 हुआ, 40 से 60 हुआ, हर घंटे 20-20 की रफ्तार बढ़े, या हर 10-10 मिनट पे 20-20 की रफ्तार बढ़े। तो ये कैसा मोशन हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। लेकिन अगर मोशन की सिर्फ बात करेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन दो अलग बातें हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होना इक्वल टाइम में। और इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि पिछला केस था। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब ये नहीं होता कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होना। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी में जो चेंज होगा, स्पीड में जो चेंज होगा, वो यूनिफॉर्म है। इक्वल टाइम में इक्वल चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ये तो इस बात का जो है कह सकते हैं कि सिंबल है कि वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में चेंज, तो फिर इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं हो पाएगा। तो अगर डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल नहीं हो पाएगा तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो आई होप कि आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। तो हम लोगों ने दो देख लिया टाइप। अब एक तीसरा टाइप भी देख लेते हैं बच्चों। तो तीसरा टाइप में भी जो है हम लोग बिल्कुल ये देख लीजिए, ये स्पीड है, ये टाइम है। अब तो आप लोग समझ पा रहे हो कि स्टार्टिंग में स्पीड जो थी वो मैक्सिमम थी, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया घटती गई, और लास्ट में आके स्पीड जो है आप देख रहे हैं ओरिजिन वाले एक्सिस के बराबर हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पीड जो है वो 0 हो गई है। तो ऐसा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, स्पीड लगातार घटती चली जा रही है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड में घटना या बढ़ना, या स्पीड में किसी भी प्रकार का चेंज होना, स्पीड में चेंज यानी वो डिस्टेंस तो इक्वल ट्रैवल नहीं करेगा। यानी स्टार्टिंग में ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पा रहा होगा, बाद में वो धीरे धीरे डिस्टेंस कम ट्रैवल कर पा रहा है, और फिर लास्ट में तो वो रेस्ट कंडीशन पे आ गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं ग्राफ ओरिजिन पे आ गया, ये ओरिजिन पे आ गया। तो ये कैसा मोशन हो रहा है बच्चों, ये कह सकते हैं कि रिटार्डेशन वाला मोशन हो रहा है। एक्सीलरेशन हो रहा है। एक्सीलरेशन में मैंने बताया था 2 प्रकार होता है। अगर स्पीड बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, और अगर स्पीड घटता है तो नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, या रिटार्डेशन कहते हैं, या डी एक्सीलरेशन कहते हैं। तीनों ही टर्म का मतलब एक ही होता है कि स्पीड का घटना। तो रिटार्डेशन, डी एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन हो रहा है और स्पीड घटती चली जा रही है। और मोशन कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। एक्सीलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। मोशन कैसा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, एक्सीलरेशन कैसा है, तो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, क्योंकि इक्वल घट रहा है। जितना यहाँ घटा थोड़ी देर बाद घट गया, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस
इक्वल इक्वल स्पीड घटता चला जा रहा है। तो ये मोशन कैसा हो रहा है बच्चों, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हो रहा है। और अगर सिर्फ मोशन की बात करें तो मोशन कैसा हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो चलिए कुछ खास बातें हम लोग और भी जान लेते हैं। तो एक केस और भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे ये स्पीड है, यहाँ यस मतलब डिस्टेंस नहीं बच्चों, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ यस, क्योंकि एस स्पीड थोड़ा सा जगह यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने एस लिखा है। वैसे तो आप लोग इक्वेशन में यस मीन्स डिस्टेंस जानते हैं, लेकिन ये यस स्पीड वाला एस है, मैंने पूरा स्पीड नहीं लिखा हुआ। तो अगर ये ग्राफ कर्व हो जाए, अगर ये ग्राफ कर्व हो जाए तो देखिए यहाँ पे स्पीड तो बढ़ रहा है, स्पीड में चेंज तो हो रहा है, आप देख रहे हैं स्पीड लगातार चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो चेंज है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो यानी ये मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। और एक्सीलरेशन कैसा होगा, भाई एक्सीलरेशन तो होगा, स्पीड में चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन तो होगा, लेकिन एक्सीलरेशन कैसा होगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इक्वल चेंज देखने को कहाँ मिल रहा है। देखिए स्टार्टिंग में इतना इतना चेंज मिला, लास्ट में समय कम ही लगा है, लेकिन ग्राफ अचानक से इतना ऊपर चला गया। तो ऊंचाई तो ज़्यादा गेन किया, उसके हिसाब से समय कम चेंज हुआ है। तो यानी इक्वल टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म। बाकी जो दोनों केसेस थे उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, मोशन जरूर नॉन यूनिफॉर्म था। मोशन तो हर बार जब भी स्पीड में चेंज होगा तो मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन एक्सेलरेशन पिछले दो केसेज में यूनिफॉर्म था, लेकिन इस बार एक्सेलरेशन भी कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वल चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो अगर जो है कर्व मिलता है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका हम लोग जब डेरिवेशन करेंगे ग्राफिकल मेथड से तो उसमें इसका यूज होगा, ये आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो बच्चों हम लोगों को एक खास बात यहाँ पे याद रखना है कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, कोई भी ग्राफ बना लीजिए, मैं यही ग्राफ बना लेता हूँ। तो स्पीड टाइम ग्राफ के केस में क्या होता है कि जो भी एरिया बाउंड होता है टाइम एक्सिस पे, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ गिवन है, सिंपल भाषा में समझिए बात, ये ग्राफ गिवन है और हमको कह रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए। तो एक तो तरीका आपके पास पता है भाई, आपको फार्मूला मैंने दिया हुआ है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। तो इन दोनों ही फार्मूले से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन एक दूसरा भी प्रोसेस होता है। अगर ग्राफ गिवन है हमें तो डिस्टेंस निकालने का एक दूसरा तरीका होता है। तो वो तरीका क्या है, वो ये तरीका जो है वो ये कहता है कि जो भी ग्राफ बना हुआ है तो आप उसको क्या कर दीजिए, टाइम एक्सिस पे ध्यान दीजिए। टाइम एक्सिस, तो टाइम वाला एक्सिस है ये। अब आप इस एरिया को निकाल दीजिए, मतलब ये बाउंडेड जो एरिया है ग्राफ से, जो एरिया बना, ये जो लाइन बनी थी ग्राफ, ये जो एरिया है ना बच्चों, इस एरिया को कैलकुलेट कर दीजिए। तो आपको इक्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो इस एरिया की वैल्यू आएगी, एरिया की जो वैल्यू आएगी, अब ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया आप निकालना जानते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। अभी रेक्टेंगल भी बना करके मैं दिखाऊंगा। तो दो ही से हम लोगों को मिल सकता है, या पैरेललोग्राम भी मिल सकता है। तो मैं अभी तीनों ही केसेस में बता दे रहा हूँ आप लोगों को कैसे निकालना होता है। अभी यहाँ पे आप ट्रायंगल देख रहे हैं, मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो जो भी ग्राफ से जो टाइम एक्सिस पे एरिया, अब सपोज के लिए टाइम ग्राफ में टाइम तो दिया होगा, ग्राफ में टाइम दिया होगा, सपोज के लिए 2 सेकेंड दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का टाइम, और ये स्पीड में चेंज भी मान लीजिए दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये ऊंचाई 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है, तो ये भी ऊंचाई तो 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो यानी ये 4 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है। अब कह रहा है डिस्टेंस निकालिए। तो एक तरीका तो है आपके पास, एक्सीलरेशन निकालिए या फिर इक्वेशन का यूज कीजिए, उससे आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक दूसरा भी तरीका है, आप सीधे सीधे इसका एरिया निकाल दीजिए। स्पीड की वैल्यू देखिए, ये स्पीड कितना है, और टाइम देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है ग्राफ में, तो भाई वैल्यू गिवन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना है, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस 2 और हाइट 4, तो ये कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 4। तो ये जो 4 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा
ये क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो अब हम यहाँ पे एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस, क्योंकि ये निकला डिस्टेंस, हम निकाले एरिया है, हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों। ज्योमेट्री पढ़ रहे होते, एरिया पूछा होता तो हम लिख देते 4 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम यहाँ पे इस ट्रिक का यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। तो डिस्टेंस आपको पता है कि मीटर में होता है, तो ये 4 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये बच्चों आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए कि अगर हमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो टाइम एक्सिस पे जो एरिया फॉर्म होता है स्लोप की वजह से, तो वो उस एरिया की जो वैल्यू होती है वो डिस्टेंस के बराबर होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूनिट, एरिया की यूनिट तो मीटर स्क्वायर ही होगी, डिस्टेंस की यूनिट तो मीटर ही होगी, बराबर होती है, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये जो भी एरिया निकलेगा वो आप डिस्टेंस लिखेंगे, तो 4 मीटर इसकी डिस्टेंस होगी। चलिए एक केस और मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो अगर सपोज कर लीजिए ग्राफ ऐसे गिवन होता, ग्राफ ऐसे गिवन होता, पहला वाला केस। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप एरिया निकाल दीजिए, ये शेडिंग पार्ट का एरिया निकाल दीजिए। अब इसकी कुछ वैल्यू होती है, सपोज कर लीजिए 4 गिवन है, टाइम सपोज कर लीजिए 2, तो बिल्कुल अब यहाँ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ ट्रायंगल का फार्मूला नहीं लगाएंगे बच्चों, एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का फार्मूला। तो रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला आप लोगों को याद होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पे लेंथ क्या है 4 है, ब्रेड्थ क्या है 2 है, एल इंटू बी, ट्रायंगल बना था तो हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया का फार्मूला, एरिया का जो डायग्राम बनेगा उसके एरिया का फार्मूला बनाएंगे, हर बार एक ही फार्मूला नहीं होगा। तो रेक्टेंगल बना है तो बेस इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये फार्मूला हो गया। तो 4 2 8, तो 8 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, लेकिन लेंथ या डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 मीटर हो जाएगा। तो 8 मीटर इसका, मैं ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 2, जरूरी नहीं 4 2 ही है, कुछ भी हो सकता है, जैसा ग्राफ गिवन होगा। अभी ग्राफिकल क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक दो और टॉपिक आएगा ग्राफ पे, सारे ग्राफ जब डिस्कस हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आप लोग इस पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ढेर सारे, तो आप लोगों को इस तरह का यूज़ करने को मिलेगा। तो दिमाग में रखना है कि जब भी डिस्टेंस निकालने की बात हो रही है तो स्पीड टाइम वाला ग्राफ देखेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा वो ही डिस्टेंस को बताएगा। ये नहीं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो आप एरिया उससे देखने लगेंगे, नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ होना चाहिए, तो उससे जो एरिया टाइम एक्सिस पे बनेगा वो कहलाएगा। चलिए एक पैरेललोग्राम का भी मैं केस बता देता हूँ, ट्रेपीजियम का बच्चों, ट्रेपीजियम का भी आता है। ऐसे ग्राफ होगा तो क्या करेंगे, ग्राफ ऐसे है, एक मिनट बच्चों, ग्राफ आपको जो है ऐसे गिवन है, ग्राफ आपको ऐसे गिवन है। अब ये ना रेक्टेंगल बनेगा ना ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रेपीजियम बनेगा। जो 3 केसेज होते हैं मैं सारे केसेज आपको बता दे रहा हूँ, ये ना रेक्टेंगल बनेगा ना ट्रायंगल बनेगा, ये क्या बनेगा, ट्रेपीजियम बनेगा। तो एरिया आपको यहाँ पे भी निकालना है, ये स्पीड ही है, स्पीड है, यहाँ पे कुछ वैल्यू 2 है मान लीजिए, और यहाँ पे जो कुछ वैल्यू है 4 है मान लीजिए। तो अब ये गिवन है, मैं ये इरेज कर दिया, कुछ रहता नहीं है, मैंने शो किया। अब देखिए 2 से शुरू हुआ है स्पीड और 4 तक स्पीड चेंज हुआ है, और टाइम भी मैंने मान लेता हूँ 2 है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए, डिस्टेंस निकालिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एरिया निकालना होगा। अब एरिया निकालना है तो यहाँ पे इसको आप मिला दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये और ये पैरेलल हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ट्रेपीजियम क्लास 8 में पढ़े होंगे बच्चों आप लोग। तो ये पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया तो ये ट्रेपीजियम बन गया, और ट्रेपीजियम बन गया तो ट्रेपीजियम का फार्मूला आप लोगों को पता है। हालांकि इसको 2 तरह से लगाया जा सकता है, लेकिन डायरेक्ट ट्रेपीजियम मेथड से आप लोग लगा सकते हैं। तो ट्रेपीजियम का फार्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया का फार्मूला याद रखिए, तो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है बच्चों, ये है और ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं। तो इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी भाई, जितना ये पूरा है उतना ही तो ये भी होगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी 2 + 4 और इनटू हाइट यानी ये ही हाइट होती है। पैरेलल साइड के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दैट इज़ हाइट। तो ये पैरेलल साइड थी और उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस जो कि 2 है, तो इनटू 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया 6 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो ये 3 केसेज होते हैं एरिया निकालने के लिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का भी सेम होमवर्क मैं दे रहा हूँ,
सभी ग्राफ को लिखना है, बनाना है, एक्सप्लेन करना है, जो फार्मूले मैंने बनाया है उसको लिखना है और बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करना है। जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने लेवल पे उतने अच्छे से आप एक्सप्लेन कीजिए, मेमोराइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तैयार कीजिए, नोट कीजिए, इसका जो नोट्स बनाइए और इसको यूज़ करने के लिए अभी मैं ढेर सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा आप लोगों को, तो इसको प्रैक्टिस में आ जाएगा आप लोगों को।